नमस्कार मार्शल, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। रिवॉल्यूशन स्टोरीज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में होने वाली क्रांतियों की। हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं रूस की क्रांति के बारे में, अमेरिका की क्रांति के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में और यहूदियों के विद्रोह के बारे में। इसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, सिविलाइजेशन स्टोरीज की ही श्रृंखला में। आज हम बात करने जा रहे हैं चीन की क्रांति की। वहाँ पर इसके क्या कारण थे, इसके नतीजे क्या हुए, इसके परिणाम क्या हुए और इसकी वजह क्या थी। हमने रिवॉल्यूशन स्टोरीज के पिछले वीडियो यानी रूस की क्रांति में बात की थी कि किस तरह से जब तक कोई साम्राज्य मजबूत नहीं होता है तब तक उसे शत्रुओं से हमेशा ही भय बना रहता है। यहाँ पर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी सक्रिय रहते हैं और एक कमजोर समाज उसके लिए आपदा में अवसर बन जाता है। यहाँ पर जनता के लिए भी ये समझना आवश्यक होता है कि एक शक्तिशाली नेतृत्व ही उन्हें सुरक्षित रख सकता है और उनकी सभ्यता को भी, क्योंकि अगर आप रूस को ही देखें तो वहाँ पर शासन के कमजोर होते ही राजशाही का पतन हो गया। उसे कैसे कमज़ोर किया गया, ये जानने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं हमारे इसी प्लेलिस्ट में, सिविलाइजेशन स्टोरीज प्लेलिस्ट में। इतिहास को जानना, उसे ईमानदारी से समझना और याद रखना इसीलिए बेहद आवश्यक भी होता है। जैसे हम भारतीयों ने किया कि मुगलों को यहाँ की वास्तुकला का शिल्पी लिख दिया गया। ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज थे उनको कहा गया कि जब वो यहाँ पर आए तब हमारा भारत समृद्ध हुआ, तभी हमने रेल और पटरियां बिछाना सीखा। यानी जो कुकर्म इन लोगों ने किए उन्हें व्हाइट वॉश करने का काम हमारे देश के नेतृत्व ने आज़ादी के समय से ही शुरू कर दिया था। यानी जो उत्पीड़न और शर्मिंदगी का दौर था उसे हमारे नेतृत्व ने आज़ादी के बाद से ही भारत की उन्नति का दौर साबित करने के कई प्रयास किए। पिछले साल पहली बार हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इस बारे में बात की। उन्होंने जिक्र करते हुए खुल करके कहा कि भारत ने उत्पीड़न की 2 सदियां झेली हैं, यानी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश यहाँ से $45 ट्रिलियन की संपत्ति लूट करके गए और ये भी कहा कि भारत ने ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के दौरान लगातार 2 सदियों तक अपमान झेला। ये बहुत बड़ा बयान था। एक ऐसा भी देश था जिसने इस अपमान के इतिहास की ईमानदारी से समीक्षा की। इसका नाम है चीन, हमारा ही पड़ोसी देश। मैंने आपको अफीम युद्ध वाले वीडियो में बताया था कि किस तरह से चीन को ब्रिटेन से लेकर के फ्रांस और अमेरिका ने पहले व्यापार के नाम पर उसको खोखला किया, चीन की सभ्यता को ही नशे में झोंक दिया और बाद में उन पर अत्याचार और शासन किया। चीन ने इस अपमान का दौर नाम दिया। आंतरिक कलह और अशांति से चीन की सभ्यता ही खत्म हो गई। फिर वहां पर शुरू हुआ अपमान का दौर। फिर चीन की आंख खुली और उसने समझा कि उसके साथ क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। उसने उसी तरह से अपनी शासन प्रणाली को ठीक किया और आज वही चीन पूरे विश्व में बड़ी बड़ी ताकतों से भी अकेले निपटने का साहस रखता है। पश्चिमी देश आज चीन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते। सबसे पहले ब्रिटेन ने चीन को अफीम युद्ध में झोंका। जो किंग राजवंश वहां पर था उस पर हमला बोला, उसे कमजोर किया और इसी बात का फायदा उठाकर वहां पे अस्थिरता जो पैदा हो गई थी, वहां पे कुछ लिखे पढ़े लोगों ने इसका फायदा उठा। वो रूस की क्रांति को करीब से देख रहे थे, समझ रहे थे। वो रूस से इस कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर के चीन गए और इसे बेहद सावधानी से वहाँ के शहरों से लेकर वहाँ के गांव तक उसे पहुंचाया। उस विचारधारा, इस विचारधारा का इस्तेमाल किया गया चीन में रिवॉल्यूशन के लिए। अब इसके बाद चीन की रिवॉल्यूशन में एक नाम आता है माओ जेडोंग या माओ त्से-तुंग का। माओ त्से-तुंग ने चीन में कम्युनिस्ट क्रांति की बुनियाद रखी। उसने कहा कि वो गरीबों के जीवन में क्रांति ला देगा। ये वो वक्त था जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत क्रूरता की दास्तान लिखने में व्यस्त थी। बंगाल को टुकड़ों में बांट दिया गया था और देश आंदोलन की आग में जल रहा था। ठीक उसी समय पास का ही मुल्क चीन जल रहा था। वहां पर हजारों साल से सत्ता में बैठी जो किंग डायनेस्टी थी उसके खिलाफ लोग एकजुट हो रहे थे। तब तक चीन के बड़े हिस्से पर जापान और यूरोप अपना कब्जा जमा चुके थे। ये हम अपने पड़ोसी चीन की बात कर रहे हैं। चीन का राजा इतना कमजोर हो चुका था तब तक कि चीन में अराजकता फैली हुई थी। लड़ने में असमर्थ किंग डायनेस्टी अपने आखिरी दिनों को देख रहा। लेकिन लोग अब किसी भी सूरत में कमजोर शासक को स्वीकार नहीं करने वाले थे। उन्होंने मन बना लिया था कि पहले इसको समाप्त करें, फिर अपना उद्धार करेंगे। इसका फायदा कुछ क्रांतिकारियों ने उठाया। आंदोलन भयानक था और इसकी अगुवाई कर रहे थे 2 गुट, नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट। ये दोनों 600 मिलियन लोगों के हितैषी होने का दावा कर रहे थे। ये गुट पश्चिमी विचारों की पैरवी करता था इनमें से एक, जबकि दूसरा कम्युनिस्ट धड़ा जिसका विरोध करता था। लेकिन बावजूद इसके दोनों का लक्ष्य एक ही था और वो था
राजा को गद्दी से उखाड़ फेंकना। चीन की 1911 की क्रांति का नतीजा ये हुआ कि चीन के अंतिम राजवंश यानी किंग राजवंश की समाप्ति हो गई और चीनी गणतंत्र वहां पे स्थापना हुई। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। मंचू लोगों का शासन चीन पर पिछले 300 वर्षों से चला रहा था, जिसका आखिरकार अंत हो गया। 20वीं शताब्दी में चीन एशिया का पहला देश था जहां गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। चीन के क्रांतिकारियों ने फ्रांस वालों को ही देख करके उन्हीं नकल करके राजवंश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, उसका अंत कर दिया। अंतरराष्ट्रीय जगत में चीन सदैव ही अपने को विश्व सभ्यता का केंद्र मानता था और जो चीन राज्य को, वहां का जो साम्राज्य था, उसको ईश्वरीय साम्राज्य समझता था। किंतु 2 अफीम युद्धों में पराजय के बाद चीन का सारा आत्मगौरव और सभ्यता का अभिमान ढेर हो चुका था। जब यूरोपीय देशों ने चीन का दरवाजा जबरदस्ती खोला, तब चीन की लूट खसोट और उस पर आर्थिक प्रभाव प्रभावित करने में यूरोपीय राष्ट्रों में होड़ मच गई थी। वो पहले आओ पहले पाओ या इनका और दोहन किया जा सकता है, इस तरह से चलने लगे। उस महान प्राचीन साम्राज्य का भयानक आर्थिक शोषण शुरू हो गया। यूरोपीय राज्यों ने चीन के विभिन्न भागों को अपने अधिकार क्षेत्रों में बांट लिया और इन विदेशियों ने चीन में अनेक विशेषाधिकार प्राप्त कर लिए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि अब चीन की प्रभुसत्ता और स्वतंत्रता नाम मात्र की रह गई। चीन के कुछ जो देशभक्त थे ऐसे में, जो राष्ट्रवादी विदेशियों का विरोध करने और मंचू शासन की समाप्ति के लिए अपने गुट बनाने और शुरू करने लग गए थे। ताइपिंग विद्रोह इसी का परिणाम था। ताइपिंग विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। साल 1900 में चीन में बॉक्सर का विद्रोह भी उनको दबा दिया गया था। तब चीनियों ने समझ लिया था कि विदेशी शोषण से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है और वो है क्रांति। उन्होंने अब फैसला ले लिया था कि अपने साम्राज्य, अपने देश को, अपनी सभ्यता को बचाना है तो क्रांति आवश्यक है। साल 1912 में किंग डायनेस्टी तबाह हो गई और इसके साथ ही उदय हुआ रिपब्लिक ऑफ चाइना का। चीन से राजशाही खत्म हो चुकी थी, मगर 19 साल का माओ जेडोंग अभी भी अपनी विचारधारा के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वो जगह देख रहा था उसके लिए, और उसकी ये तलाश खत्म हुई 1921 में। माओ जेडोंग मार्क्स से प्रभावित था, कार्ल मार्क्स से। मार्क्स को पढ़ने के बाद उसे ये भरोसा हो गया था कि अगर चीन की तरक्की का कोई रास्ता है तो वो है कम्युनिज्म। माओ अब सक्रिय हो चुका था पूरी तरह से। इसी दौरान चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। माओ ने अपने इलाके में इसकी ब्रांच शुरू की और इसका बड़ा चेहरा बनता चला गया। लेनिन की सलाह पर उसने चीन की नेशनलिस्ट पार्टी से भी हाथ मिला लिया। ये गठबंधन 5 साल तक चला। 1927 आते आते इस गठबंधन ने सिविल वॉर का रूप ले लिया था, यानी आपस में ही सरफुटबॉल। सिविल वॉर से जूझ रही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का भार माओ के कंधों पर आ गया था, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से उसे कम्युनिस्टों की सेंट्रल कमेटी ने पार्टी से बाहर कर दिया। इसके बाद आप सभी जानते ही हैं कि कैसे उसने जिगोंग पहाड़ों में 5 गांवों को एक करके सरकार बना ली थी। वो जमींदारों की जमीन छीनने की वकालत करने लग गया था। उसने अपनी सेना में अंधाधुंध भर्तियां खोल दी थी, जिसमें डकैतों तक को भी, जो चोर डकैत थे उनको भी शामिल कर लेता था, उनको भी जगह देता था। इस सेना में सबसे ज्यादा किसान भरे गए। वो उनसे जबरन पूछता था कि बताओ किसने तुम पर अत्याचार किए हैं, और फिर उन जमींदारों को पिटवाता, भले ही वो खुद किसी भी हिंसा में कभी शामिल नहीं रहा। ये काम उसने अपने गुर्गों के जरिए करवाया। जमींदारों की दुर्दशा किसानों को पसंद आने लग गई थी और वो माओ का प्रचार किसी देवता की तरह करने लगे। विरोधियों को उसने नेशनलिस्ट जासूस घोषित करके उनकी हत्या करवा डाली। सोचिए कितना बड़ा कलाकार था माओ जेडोंग। इसके बाद माओ के अत्याचार का एक पूरा दौर चीन में चला, मगर चीन ने कभी भी अपने ऊपर रूसी साम्यवाद को हावी नहीं होने दिया। सोचिए, वही विचारधारा, उसी की नकल, लेकिन उसको हावी नहीं होने दे रहे। उन्होंने इसे अपनी ही संस्कृति में ढाला और उसी के अनुसार चाहे तो कह लीजिए कि अत्याचार किए। तिब्बत पर अतिक्रमण किया। शर्मिंदगी के दौर में चीन को हांगकांग भी ब्रिटेन को सौंपना पड़ा था, लेकिन चीन ने एक कसम खाई कि वो अपनी पारंपरिक मूल्यों से अब समझौता नहीं करेगा। उसने रूस के कम्युनिस्टों से क्रांति का तरीका सीखा, मगर उसे चीन के अनुसार ही ढाला। भारत की तरह नहीं, जहां पर लोग आज भी लेनिन का नाम लिए बिना खुद को क्रांतिकारी साबित नहीं कर पाते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आज भी कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक छात्र अपना नाम लेनिन और स्टालिन बताते हैं। राजनेता तो अपना नाम मार्लेना भी रख लेते हैं। भारत में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने उत्पीड़न के इतिहास को व्हाइट वॉश करना चाहते हैं, ये कहते हुए कि अंग्रेजों ने हमें जीना सिखाया, हमें सभ्यता सिखाई, जबकि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, भारत और चीन से रेशम, सिल्क, चीनी, चाय आदि का व्यापार और मुनाफा। इसके बदले में गुलाम बनाना, लूट मचाना और साम्राज्य बढ़ाना। उन्होंने इसके लिए पूरी एशिया को लूटा।
चीन के साथ भी वही किया जो उन्होंने भारत के साथ किया था, लेकिन चीन ने उसे सीख ली, ईमानदारी से उसकी समीक्षा की और आज वो एक बड़ी ताकत बनकर के सामने आया है। रिवॉल्यूशन स्टोरीज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ढूंढ करके सर्च करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।